स्टार्ट करें केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग समझ लो इनऑर्गेनिक का क्या है, बेस माना जाता है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं केमिस्ट्री में, तो केमिकल बॉन्डिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट वो समझो, सब लोग समझो ध्यान से। अगर हम तुमको बोले चेयर, तो चेयर का मतलब जैसे चेयर बोलते तो दिमाग में चेयर का इमेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फुटबॉल जा रहा है। लेकिन अगर तुमको बोले कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या समझोगे बताओ, क्या देखता होगा? CH4 में। तो इस चैप्टर में क्यों पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, वो पहले समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में है क्या था, समझो ध्यान से। केमिकल बॉन्डिंग जो रहेगा उसमें क्या है, हमारे थ्योरीज काफी सारे इन्वॉल्व है। थ्योरी मतलब बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है पहले बताओ। केमिकल मतलब केमिस्ट्री, अब बॉन्ड मतलब, कोई बोलेंगे बॉन्ड, बॉन्ड के लिए क्या समझोगे? बॉन्ड इज समथिंग जो जुड़ा हो, है ना, जो जुड़ता है। केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या? स्ट्रेंथ। तो किसी भी एटम को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस कारण से एटम जुड़ता है, ध्यान रखना, एटम को जोड़ते हैं। अब इस पता है तुमको, कोई चिपकाएंगे तो ग्लू यूज करते हैं। तो जैसे H2O बना, CH4 बना, NaCl बना, तो उनके बीच कोई फोर्स तो होगा, तभी तो जुड़ा हुआ है। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एटम्स को जोड़ने के लिए, है ना, जिससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल मिलता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड बहुत तरह के, जो तुम देखोगे अभी बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो हम लोग ये फिलहाल पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा हमारा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। चलो वेरी गुड। उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरीज की। देखो एक्चुअली में जो भी बॉन्ड बन रहा है, जो भी मॉलिक्यूल हमको मिल रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ थ्योरी डिफाइंड होगा। अब तुमको कोई बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस थ्योरी एंड लॉ, बता चुके हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? थ्योरी पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? लॉ। न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं कि न्यूटन्स थ्योरी पढ़ते हैं, बताओ पहले। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन थ्योरी एंड लॉ, ये बताइए। थ्योरी में और लॉ में क्या डिफरेंस है एक्चुअली, कोई बताएगा? सोच के बताओ। क्यों केमिस्ट्री में थ्योरी आ रहा है, क्यों केमिस्ट्री में ऑक्टेट लॉ नहीं आ रहा, ऑक्टेट थ्योरी हो रहा है? बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड लॉ भी तो हो सकता था। तो केमिस्ट्री में क्या है ना, केमिस्ट्री में जो चीज हम समझाते हैं आज के डेट में, जो समझा रहे हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के डेट में जो हम समझा रहे हैं, कल हो सकता है कि ये चीज सही ना हो। थ्योरी जब और आगे बढ़ेगी, जब हमको नॉलेज और आगे बढ़ेगा, तो हम सीखेंगे ये तो गलत हो गया, इसके तो कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे। तो थ्योरी एक ऐसा चीज जो कि हम क्या बोलेंगे, जो हम समझाएं और अभी जो हम बता रहे हैं उससे वो सही मान लिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें जो होती है, जो उसका एक्सेप्शन आ जाती है, जिसमें वो देखा जाता है कि ये वैलिड हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी। लेकिन समय के साथ साथ थ्योरी क्या होता है, डेवलप करता है और अपडेट होता है। बट लॉ क्या है? लॉ एक फिक्स चीज है जो कभी चेंज नहीं होगा। लॉ है जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, क्या अपडेट होगा? क्या ये पता है कि सच्चाई ये फिक्स हो चुका है? ये तुम लोग एक चीज और, डिस्कवरी और इन्वेंशन समझते हो, क्या डिफरेंस होता है? डिस्कवरी बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं, क्या डिफरेंस का मतलब? कुछ लोग बोले डिस्कवर, डिस्कवर किया, और एक इन्वेंशन हुआ। तो तुम इस चीज को जानते हो, फिजिक्स में भी इनफैक्ट हम लोग क्या डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पहले से था कि हम लोग वो बनाया बैठ के? न्यूटन ने जो डिस्कवर किया, न्यूटन ने जो ढूंढा, न्यूटन लॉ ने क्या ढूंढा, अपना ग्रेविटेशन को ढूंढा। तो ग्रेविटेशन पहले से था या फिर उन्होंने बना दिया? पहले से था। तो जो चीज पहले से रहता है उसके लिए डिस्कवरी किया जाता है। और जो चीज हम पहली बार बनाते हैं, जैसे भाई टेलीफोन, टेलीफोन पहले था क्या? एडिसन ने क्या किया, इन्वेंट किया या फिर डिस्कवर किया? इन्वेंट किया। एडिसन ने क्या इन्वेंट किया? लाइट को। थॉमसन एडिसन बल्ब जो बनाए थे, तो बल्ब में क्या इन्वेंशन हुआ? तो कोई तुमसे पूछ, देखो साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस को समझो पहले, व्हाट इज साइंस, क्या पढ़ रहे, क्या हो रही चीज। और जब समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो तुम लोग को ना फिजिकल लाइफ में कोई तुमसे बोलेगा कि बताओ, अगर पेंट है, पेंट पेंट घर में करते हैं ना, पेंट का अगर हाथ में लग गया तो क्या पानी से धुल जाएगा? क्यों नहीं धुलता पानी से? क्योंकि पेंट क्या है, नॉन पोलर। क्या है वो? नॉन पोलर। और नॉन पोलर चीज जो है नॉन पोलर में घुलेगा, और पोलर चीज कहाँ घुलेगा? पोलर में घुलेगा। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई, कहाँ से नॉन पोलर चीज लेके आए जिसमें घुल जाए? तो केरोसिन वगैरह तुमको पता है नॉन पोलर होता है। तो तुमको पता है केरोसिन में पेंट क्या होता है, घुल जाता है। बहुत चीजें तुमको इसके थ्रू समझ में आया कि भाई कौन किस में घुलेगा, कौन किस में नहीं घुलेगा। जैसे बोले मीथेन, मीथेन तो सबने देखा भी नहीं है। नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कुछ है क्या हमको पता नहीं, देखा नहीं, लेकिन सबको पता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको एक टेक्स्ट मिलेगा, ये समझ में आएगा ये केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी केमिकल, जितने भी कंपाउंड्स तुम पढ़ते हो आज के डेट में, उनके बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है,
है ना, वैंडरवाल फोर्स पढ़ोगे आगे जाके, तो ये सब चीज उसको देखने के लिए। और हम फिर से बता रहे हैं कि मगर केमिस्ट्री तुमको या फिजिक्स जो भी है साइंस समझोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, एक्सेप्शन कुछ होते नहीं, एक्सेप्शन आर ऑल जिसमें तुमको नॉलेज और डिटेल में चाहिए होता है। समझ में आया क्या बता रहे, बहुत बेसिक चीज बता रहे, डिस्कवरी, इन्वेंशन, थ्योरी, लॉ, समझ में आया क्या बता रहे। थ्योरी का मतलब क्या है, क्या वो कभी चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, थ्योरी हो सकता है, लेकिन लॉ कभी चेंज हो सकता है नहीं। समय के साथ साथ कौन चेंज करेगा, थ्योरी या लॉ, थ्योरी। जैसे जैसे साइंस बढ़ेगा, डेवलप करेगा, समय आएगा, चीजें हमको और पता चलेगा। पहले के जमाने में बोलते थे कि भाई गैलीलियो को तुम सुने हो, क्या बोलते थे, जो कि है आसमान से धरती क्या गोल मानते, धरती फ्लैट मान देते हैं। फिर चीजें बदली ना धीरे धीरे, तो पहले थ्योरीज होती, थ्योरी को हमेशा अपडेट किया जाता है समय के साथ। तो सबसे पहले जो थ्योरी हमारे केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए आया था वो था कौन सा थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी। दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी। कौन दिया था इसको, लुइस, जिसको लुइस डॉट स्ट्रक्चर तुम बोलते हो, पढ़े हो ना इस चीज को, वेरी गुड। दूसरा थ्योरी क्या है वो बताओ, क्या है, वैलेंस, बोले पूरा, बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें पढ़ते हैं हम लोग ओवरलैपिंग, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, है ना, जिससे बॉन्ड बनता है, टाइप्स पढ़ते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड सुना होगा, सुना है ना, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, यही देखने जा रहे हैं, समझना 11th में जितने बच्चे हैं। तीसरा, और इसी में पढ़ेंगे क्या, इसमें एक और चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन, जिससे बिना बहुत कुछ तुम डिफाइन कर ही नहीं पाओगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उसी से पढ़ते हैं। फिर आता है तीसरा थ्योरी, क्या है, वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन, रिपल्सन थ्योरी। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, VSEPR, VSEPR। अब होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन को तुम जानते हो O2, अब एक वीडियो तुमको दिखाएंगे यहीं पे, तो ऑक्सीजन जो होता है ना वो VBT के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है डायमैग्नेटिक, मतलब कि वो मैग्नेट से खींचेगा नहीं, मैग्नेट से दूर भागेगा। बट एक्चुअल में क्या देखा जाता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो मैग्नेट से चिपकता है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो है ये थ्योरी समझा नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, वेस्पर थ्योरी। इसके अलावा भी तुम देखो वेस्पर थ्योरी, एमओटी आएगा, फिर इसके बाद एक और थ्योरी आएगा, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर क्या, ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये जो थ्योरी यही तुमको समझाता है कि ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो यहां से पता चलता है कि भाई जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, और क्या बताता है ये तुमको, बताता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगा, ये सब तुमको समझा के दिखाएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो हमने भी जस्ट बोला, क्या बोला कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एक्चुअल नेचर क्या माना गया था, डायमैग्नेटिक। देखो दो तरह का मैग्नेटिक नेचर होता है, एक होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। कहाँ पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को माना जाता है डायमैग्नेटिक, क्या माना जाता है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट एक्चुअल में ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक, मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो वो कहाँ ढूंढा गया था, किसमें, इसमें एमओटी के थ्रू उसको सही किया गया था। वेस्पर थ्योरी तुम लोगों को पता है, वेस्पर थ्योरी कुछ और, ये क्या बताता है, ये बताता है मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, है ना, बॉन्ड एंगल कितना आएगा। तो ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले, स्ट्रक्चर क्या, शेप क्या, बॉन्ड एंगल क्या। जैसे हमने बोला ना तुमको, चेयर, चेयर का दिमाग में तुमको जा रहा है इमेज क्या होगा, लेकिन मीथेन का कोई इमेज जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इस थ्योरी को पढ़ के हम सबको समझेंगे कि एग्जैक्टली मीथेन दिखता कैसा होगा, कैसा होता हो, क्या है, नहीं, हर चीज को समझेंगे। और एक लास्ट में इसके बाद हम लोग कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायपोल मोमेंट क्या बताता है, कोई पोलर होगा कि नॉन पोलर, ये हमको समझना है इससे। फिर एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फजान्स रूल। तो क्या पढ़ना है पहले समझ लो, ताकि हम लोग उसको अच्छे से पढ़ें। ये बताता है कि जितने भी मेरे आयनिक कंपाउंड्स हैं, NaCl, NaBr, क्या वो 100% आयनिक होंगे, नहीं। तो तुम देखो कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते जो अभी तक 10 तक पढ़ते हैं हम लोग, कोई 100% आयनिक है ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रह जाता है। ठीक है, देखो एग्जांपल समझेंगे कैसे आ रहा है। और लास्ट में हम एक चीज और पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वैंडरवाल। वैंडरवाल क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो है ना,
मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, एटम्स के बीच नहीं होता है। ये बताता है कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, काफी डेंसिटी कम देगा, चिपक के रहेगा। उसका डेंसिटी कम आएगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे वाटर है और अमोनिया है और CH4 है। कार्बन का हाइड्रोजन से मीथेन बन गया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अमोनिया बन गया, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से क्या बन गया, वाटर बन गया। तो वाटर जो है और CH4 जो है क्या है, गैस है लिक्विड है, क्या है बताओ। मीथेन क्या है, गैस, लेकिन वाटर क्या है, क्यों हो गया लिक्विड। तो मीथेन जो है गैस इसलिए क्योंकि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत वीकर है, देखोगे जाके। बट वाटर वो क्या है, नॉन पोलर होता है। लेकिन वाटर जो वो क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। इस वजह से जो पानी है वो क्या है, लिक्विड फेज में आ जाता है। लेकिन मीथेन क्या है, गैस के फेज में। तो ये सब कहाँ सीखेंगे, इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम मेरे अकॉर्डिंग अगर केमिस्ट्री को समझना है तो केमिस्ट्री को समझने के लिए अगर एकमात्र कोई चैप्टर बोले ना जिससे तुम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे पूरा बेस्ड इनऑर्गेनिक भी, और 12th में जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आएगा जो कि इसमें काफी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे समझते हैं। और हम लोग अभी जो पढ़ने हैं, जो हमारा टॉपिक है, मेन पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू आइटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना। तो देखो सबसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में क्या क्या, देखो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है, आयनिक बॉन्ड, वेरी गुड। फिर क्या है, बोलते रहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर और कोई बॉन्ड जो तुम जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, पढ़ा सुना है, हाँ वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, और डेटिव बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, डेटिव बॉन्ड। और कुछ सुने हो बॉन्ड का नाम, वैन-डर-वाल्स इज अ फोर्स नॉट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फोर्स है। बॉन्ड कब होता है, एटम्स के बीच होता है, ठीक है। और वैन-डर-वाल कहाँ होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच। फिर एक होता है बेटा बनाना बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, बनाना बॉन्ड, सुना नहीं होगा 11th में जो बच्चा पहली बार देख रहे हो इसको, और एक नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। फिर एक होता है इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, सुना ही है, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सारे हमको पढ़ने वन बाय वन, क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आया, ठीक है। चलो तो देखो, तब तक समझते हैं, नोट करो फटाफट, करो इसको पॉज करो, देख लेते हैं समझ में आ गया सबको कहां तक पढ़ा है, क्या पढ़े हमने अभी बस देखा है केमिकल बॉन्ड होता क्या है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा हमने, और कौन कौन से थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, सो दैट हम मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस को बता सके, कैसे एग्जिस्ट करता है ना, क्या फोर्स होगा, सब समझ रहे हैं यहाँ से। चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्ड का पहला क्या है पॉइंट, कौन सा है, सब लोग पहले से जानते हो आयनिक बॉन्ड क्या होता है। क्या बोलेंगे, अगर कोई दो एलिमेंट है ए और बी, है ना, अगर ए और बी के बीच अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो ए और बी में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ए का क्या बोलेंगे, आयनेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत कम। दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, कम। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, ज्यादा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होगा, कम। इसका क्या होगा, ज्यादा। और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं तो पहला वाला क्या होना चाहिए, मेटल, और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। तो ध्यान रखना, अगर दो मेटल नॉन मेटल के बीच अगर कोई बॉन्ड बनना है तो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कोई भी दो एलिमेंट अगर ऐसा, जैसे Na है और क्या है, Cl है, तो Na क्या करेगा, Na तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक लूज करेगा इसके बाद चला जाएगा, इसके पास ऑलरेडी कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 था आउटर सेल में, इसके पास आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो ये इसको ट्रांसफर कर देते, इसमें क्या होगा, Na प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक गेन किया है, क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो ये जो कटायन और एनायन बन गया हमारा, इसके बीच का जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं क्या बता रहे हैं। तो तुमसे कोई पूछ लिया, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तुमसे कोई पूछे कि बताओ NaCl के बीच सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सुना है ना, सब जानते हो सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को। जैसे कि अगर तुमसे बोलेगा Cl Cl, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा है।
O2 में कौन सा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा और बाकी दोनों क्या, पाई। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा या पाई? तो अब से ध्यान रखना, इसमें ना सिग्मा है ना क्या है, पाई। क्यों? सिग्मा और पाई जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, और वो तभी होगा जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड में ना सिग्मा होता है ना पाई होता है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा है कि पाई? नथिंग। क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, आयनिक। आयनिक में सिग्मा पाई नहीं होता है, सिग्मा पाई कहाँ होता है, कोवेलेंट। और कोवेलेंट कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं हम लोग, शेयरिंग। अभी देखोगे शेयरिंग कैसे करते, जानते ही हो तुम, समझ में आया क्या बता रहे हैं? तो कभी भी तुम्हारे पास एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसके होने से ये कटायन बनेगा और इसके गेन करने से ये अनायन बन जाएगा। तो कटायन अनायन के बीच जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो आइटम्स को पकड़ के रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और ये कैसा लग रहा है, ये फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये जितने भी फोर्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, आयनिक। क्यों? अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। फिजिक्स में पढ़ा हमने, पढ़ते हैं है ना, डायपोल वगैरह हर जगह पे, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर तुमसे कोई एक चीज और पूछो, देखो फिर समझा रहे हैं, NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड, आयनिक या कोवेलेंट, आयनिक। और ये आयनिक क्या, सिग्मा या पाई? कुछ है ना, सिग्मा है ना क्या है, पाई। अच्छे बच्चे से फेल कर जाएंगे, पूछोगे बता नहीं पाएगा। अब ये बताओ, क्या ये 100% आयनिक होगा, क्या ये 100% आयनिक होगा? तो बोलेंगे नो सर, ये 100% आयनिक भी नहीं है। ये 10th तक पढ़ते हैं कि आयनिक होता है, लेकिन अब जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं 11th है, ये थोड़ा सा थ्योरी है। और हम बताएं कि जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हें कंफ्यूजन होगा, उतना तुम्हारा नॉलेज और डीपन करेगा। तो ये जो है ना, हम फजांस में पढ़ाएंगे तुमको, कि फजांस में ये दिखाया जाता है कि भाई ये जो तुम पढ़ रहे हो ये 100% आयनिक है नहीं, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या आ जाएगा इसका, कोवेलेंट हो जाएगा। और वो कौन समझाएगा, फजांस रूल। तो ये क्या बोले, इट इज नॉट, क्या सम पार्ट विल बी, सम परसेंटेज विल बी क्या, कोवेलेंट। और वो कितना परसेंट होगा वो बताया जाएगा। जैसे कि AlCl3 क्या है, मेटल के नॉन मेटल? Al क्या है, मेटल। और Cl क्या है, तो होना क्या चाहिए इसको, आयनिक। बट इसका जो कोवेलेंट है ना बाबू, वो कोवेलेंट 50% से ज्यादा हो जाता है। सोच रहे हो ये क्या होगा, 50% से कम। तो ये ओवरऑल क्या बोलोगे, कोवेलेंट या आयनिक? सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं, AlCl3 एल्यूमिनियम मेटल था, क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल। लेकिन इतना ज्यादा कुछ हो गया इसमें, देखोगे क्या, जिसको हम बोलेंगे बाद में, भी हम नहीं बता रहे हैं, जिस वजह से ये क्या हो रहा है, प्रीडोमिनेटली क्या बोलेंगे, दिस इज प्रीडोमिनेंटली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो गया, ये कोवेलेंट हो जाता है। क्या होता है, ये कोवेलेंट हो जाता है। और वैसे ही ऐसा नहीं कि आयनिक में कोवेलेंट में भी आयनिक आएगा। जो सेकेंड फैक्टर है वही पढ़ने जा रहे हैं। लिखो कोवेलेंट क्या होता है। तो कोवेलेंट कब बोलते हैं, कब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, जब हमारे A और B दो एलिमेंट है, इसके प्रॉपर्टी क्या, सेम, आयनेशन एनर्जी ज्यादा, इसका भी क्या ज्यादा। जिन लोगों ने क्लास छोड़ा है, फिर से बता रहे हैं, इसके पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पूरा शूट किया हुआ है, वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, भेज देंगे लिंक फिर से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा इसका, ज्यादा, इसका भी क्या। ये होता क्या है सब समझाया, व्हाट इज आयनेशन एंथैल्पी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए करते ताकि कभी क्लास मिस हो तुम लोग देख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगा दोनों का, बहुत ज्यादा। तो ये तीनों क्राइटेरिया कौन फुलफिल करेगा, मेटल की नॉन मेटल, कौन फुलफिल करेगा, नॉन मेटल। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है नहीं, सब इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है। अब दोनों छीनना चाहते तो क्या करेगा भाई, शेयर कर लो। तो क्या बोलेंगे, जैसे मान लो अगर फ्लोरीन तुमको पता है पूरे टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास, कहा जी बताओ कितना है, 118। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन ही है। तो क्या चाहेगा, छीनना चाहेगा किसी को दे देगा, सबसे छीनेगा तो सबसे पावरफुल यही होता है। तो छीनेगा तो है नहीं, अब बनाना बॉन्ड इसको, क्या करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या करेगा दोनों को, शेयरिंग कर देगा। अब शेयरिंग किया है तो शेयरिंग से जो बॉन्ड है क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट क्या है, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझाया कैसे बता रहे हैं। तो दो नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनना है, और मेटल नॉन मेटल के बीच, और मेटल के बीच।
मेटल मेटल के बीच होता है मेटालिक बॉन्ड, मतलब आयंस होते दोनों एक साथ रहते हैं, तो वो अलग चीज हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों को पढ़ना, ठीक है। अब क्या पढ़ा रहे वो समझो कि जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है क्या वो 100% कोवलेंट है, ये देखना है। तो चलो एग्जांपल देखो, एक चीज और दिखा रहे हैं, एक बार लेते हैं HCl, H है, Cl है, H में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, Cl में कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन क्या शेयर किया कि ट्रांसफर किया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कोवलेंट है कि आयनिक है, बहुत लोगों को लगता है आयनिक, ध्यान रखना HCl क्या होता है कोवलेंट। और वहीं एक F2 देख रहे हैं, Cl2 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 शेयरिंग किया है अभी। तो ये दोनों में तुम देखोगे तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों अलग अलग आइटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, क्लोरीन क्या हाइड्रोजन, इसका न्यूक्लियस पावरफुल, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस पे क्या है थोड़ा माइनस चार्ज, इस पे क्या है थोड़ा सा प्लस चार्ज। तो इसमें क्या दिख रहा है, थोड़ा बहुत चार्ज सेपरेशन आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, छीनेगा तो क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा, इसमें क्या आएगा प्लस आएगा। तो जहां माइनस आएगा प्लस आएगा क्या बोलेंगे, क्या 100% कोवलेंट रहा, अब रहा क्या नहीं, क्या बोलेंगे सम परसेंटेज विल बी आयनिक। और कितना परसेंट आयनिक होगा ये हम पढ़ाएंगे कहां पे, डाइपोल मोमेंट, ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक था। कोवलेंट में आयनिक पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट में, और आयनिक में कोवलेंट कहां पढ़ते हैं फजान स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, टेंशन ये सब समझ में आएगा। बट यहां देखो क्या यहाँ डिफरेंस कुछ है, कोई डिफरेंस है यहाँ पे, कोई डिफरेंस, दोनों बराबर है, ना कुछ छीनेगा ना कुछ कुछ नहीं करेगा। तो ये कैसा होगा, क्या 100% कोवलेंट होगा कि नहीं होगा, यस दिस विल बी 100% कोवलेंट। तो क्या सीखे बताओ फटाफट, अगर कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट आइटम्स के बीच बन रहा है, कैसा आइटम है दोनों डिफरेंट, तो क्या होगा 100% कोवलेंट, तो कुछ परसेंट क्या होगा आयनिक होगा, और कितना परसेंट आयनिक कहां से निकालेंगे डाइपोल मोमेंट से। लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड कहां है सेम आइटम, तब क्या 100% कोवलेंट होगा, आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा। आई बात समझ में, कैसे बता रहे हैं, प्रॉपर समझ में आ रहा है। कोवलेंट कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है, और आयनिक कैसे बनता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख भी रखे बता भी रखे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट कीजिए उसको, फटाफट स्टार्ट करते हैं, प्ले करो। तो क्या देखे हम लोग अभी तक, अगर मेटल नॉन मेटल के बीच है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटल नॉन मेटल के बीच आयनिक, मेटल मेटल के बीच कौन सा है मेटालिक, और दो नॉन मेटल के बीच कौन सा है कोवलेंट। तो तीनों समझ में आ गए अपने को। अब जो हम तीसरा बॉन्ड देखें इसका नाम क्या है अपना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है जी, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सुने हो डे टू डे लाइफ में, सुनो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, सुने हो कोऑर्डिनेट कर लो, कोई बोलते हैं कोई काम करते हो अपने आप में कोऑर्डिनेट कर लो। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, आपस में मिलजुल के काम चला लो, ठीक है। तो ये कब बनेगा, तो ये एक स्पेशल बॉन्ड है, ये तब बनता है जब तुम्हारा क्या बोलेंगे नॉर्मल शेयरिंग से, ध्यान रखना अगर नॉर्मल शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा हो, इज नॉट एबल टू क्या कंप्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट मेरा नॉर्मल शेयरिंग से पूरा नहीं हो रहा है तब हम सोचेंगे किसके बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई मेटल है तुम्हारा ए है और क्या मान लो बी है, दोनों बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बन रहा हो, लेकिन अगर ए का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और बी के पास क्या है लोन पेयर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है लोन पेयर। लोन पेयर किसको समझ में आता है ना, लोन पेयर बोलते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना। तो क्या करेगा ये लोन पे डोनेट कर देता है किसको, बगल वाले आइटम को, सो दैट उसका ऑक्टेट, दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए पूरा हो जाए। ऑक्टेट तो समझते हो ऑक्टेट क्या होता है, हर एटम क्या चाहता है ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, सो दैट वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेगा और उससे क्या होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होना चाहिए, एक आइटम का जो है क्या होना चाहिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, डोनेट करता है, क्या करता है डोनेट करेगा और दोनों मिल बांट के शेयर कर लेगा। समझ लो कैसे, कैसे मान लो कि तुम दोनों 2 स्टूडेंट हो नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अब नोट्स बनाने के लिए ब्लू पेन है और मान लो कोई रेड पेन को यूज करना चाहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए, तो रेड पेन एक के पास, एक के पास रेड पेन है ही नहीं, तो क्या रेड पेन को बीच में रख देगा, ये भी नोट्स बनाएगा वो भी नोट्स बनाएगा, दोनों मिल बांट के काम चला रहे हैं। तो है पेन किसका, किसी एक बंदे का, लेकिन यूज कौन कर रहा है दोनों कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन से काम चल गया। तो यहाँ पे भी लोन पे किसका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का कि बी का,
लेकिन बना कौन रहा है, दोनों शेयर कर रहा है। ये दे दिया, लेकिन दे के ऐसा नहीं कि दे ही दिया, जैसे तुम्हारा Na+ और Cl- में क्या था, इलेक्ट्रॉन तो इसका था, लेकिन ये दे दिया तो क्या इसको शेयर कर रहा है। अब क्या परमानेंट दे दिया तो क्या बन गया, Na+ बन गया, ये क्या बन गया Cl-। तो ये क्या, ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ध्यान रखो, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या पकड़ के भी रखा हुआ है क्या। अगर सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा, और सल्फर क्या बन जाएगा 2-। तो क्या ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसफर हो गया। वेरी गुड, इस पे कटायन बन चुका और ये क्या बन चुका, अनायन बन चुका। लेकिन ये क्या पूरा ट्रांसफर कर दिया है, नहीं, ये डोनेट किया है इस तरीके से कि दोनों अपने में काउंट कर ले रहे हैं। दिया है लेकिन दोनों मिला के चला रही है, अपने में भी काउंट कर रहा है, इसमें भी काउंट कर रहा है। स्पेशल बॉन्ड इसको क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट, या फिर क्या, एक और नाम क्या है इसका, डेटिव बॉन्ड। फॉर एग्जांपल तुमको एक काफी अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड सुने हो, है ना। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसे बनेगा, एक बार बना के कोशिश करो। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे, दोनों बनाओ, मिलके बनाओ, O3 का बनाओ, CO का बनाओ, बनाओ कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ट्राई करो, ट्राई करो, बाद में नोट करना, ट्राई करो। ऑक्सीजन ओजोन में और CO में कार्बन मोनोऑक्साइड, कोशिश करो बिना कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऐसा करो, कोशिश बना के कोशिश करो, क्या देखो बन के आता है कि नहीं बन के आता है। पहले अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ऑक्सीजन में कितने, 1 2 3 4 5 6, हम 2 का शेयरिंग करेंगे, 2 का शेयरिंग करेंगे कितना हो गया, देखो 8 पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया। लेकिन कार्बन का हुआ 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे अब, 6 से तो पूरा हो नहीं रहा है। अगर कोई सोचेगा सर एक और बॉन्ड बना लीजिए, तो बॉन्ड बनाएंगे तो 3 बनेंगे, तो इसका एक ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाएगा, वो हो नहीं सकता है। और इसका भी और इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनेगा नहीं, 4 बनता है क्या, नहीं बनता है। तो ये क्या ऑप्शन क्या बचा कि ये जो लोन पेयर क्या करेगी, इसको कोऑर्डिनेट कर दे। तो जब कोऑर्डिनेट करेगा तो इसको कैसे बना देंगे, ऐसे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ऐसा डबल बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक बार ये बॉन्ड बन गया ना, तो हमको पता नहीं चलेगा कोऑर्डिनेट था या कोवेलेंट था, इसको ट्रिपल बॉन्ड दिखा देता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या तीनों सिंपल ट्रिपल बॉन्ड है कि कुछ स्पेशल है इसमें, स्पेशल क्या है, एक क्या है उसमें, कोऑर्डिनेट, समझ में आया ना। वंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, वी कैन नॉट, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या था, ये सिंपल होता है, कोवेलेंट बन जाता है। सिमिलरली ओजोन का बना के देखो कैसा बनेगा ओजोन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 बना दिया, देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। कोई सोचेगा सर 2 यहां से बना लीजिए, मान लो 2 बोलेगा सर यहां से बना लीजिए, क्या दिक्कत होगा, जैसे 2 बनाओगे क्या हो जाएगा इसका 10 इलेक्ट्रॉन, देखो हो रहा है 10 की नहीं, काउंट को 4 4 8 9 10, 10 हो सकता है, नहीं 10 नहीं हो सकता, तो क्या ये बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, गलती कहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या करोगे भाई, सही करने के लिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी ऑक्टेट पूरा करने, तो क्या करो, एक कर दो क्या, कोऑर्डिनेट। तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बना, ऑक्सीजन रहेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या, सिंगल बॉन्ड। अब सुनो, यहीं से आया रेजोनेंस, रेजोनेंस सुने हो, रेजोनेंस तुम लोग नहीं सुना होगा। रेजोनेंस एक फिनोमिना होता है जो क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए आ जाता है। तो कभी अब तुम देखो यहाँ पे, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, एक्चुअल में क्या हो सकता है, एक्चुअल में तो कुछ ऐसा होगा कि कभी डबल है तो कभी ये सिंगल, ये डबल, ऐसा तो फिक्स है नहीं कि यही सिंगल रहेगा, ये डबल ये सिंगल, कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बनता है, जो हाइब्रिड बोलते हैं, तो क्या आता है ऐसा, एक सिंगल यहाँ, एक सिंगल यहाँ, दोनों सिंगल है, और डबल डबल, कभी डबल यहाँ कभी डबल यहाँ हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को डिलोकलाइज कर देंगे, ऐसा बोलेंगे भाई दोनों जगह है, कहाँ है ये, दोनों जगह है। तो ये होता है क्या, रेजोनेंस, क्या हाइब्रिड, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड। समझा कैसे बनेगा, तो कोई तुमसे बोलेगा कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ओजोन में, क्या अलग अलग है कि सेम है, क्या बोलोगे, सेम है अलग अलग है, सेम। डबल सिंगल होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या बन जाता है, रेजोनेंस करके ऐसा बन जाता है। दोनों को तोड़िएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा, सेम आएगा, कैसा आएगा, सेम। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड क्या, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस।
जैसे कि एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसा बनता है बेंजीन, ऐसा होता है, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड को अगर हम इधर ले जाए तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा, क्या बनाओ, ये इधर कहते यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो देखो पहले इधर था, अब इधर आ गया। तो इसको अगर 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, बोलेंगे C1 C2 स्ट्रॉन्ग है कि C2 C3 स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्गर है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, 2 लकड़ी स्ट्रॉन्ग हो, 1 लकड़ी वीक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है कि ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ डबल तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लग रहा है ना, लेकिन क्या ये डबल है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये अलग हो गया, अब ये सिंगल ये डबल हो गया। तो इन दोनों में सही कौन है, ना ये सही नहीं, तो सही कौन है फिर, सब जगह घूमते रहेगा, समझ आ रहा है ना। तो जो 3 बॉन्ड है क्या है, पूरा जो है डिलोकलाइज हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे बना के दिखाते हैं, फिनॉल को ऐसे कर लिया, ऐसे गोला लगा दिया, गोला का मतलब क्या है, यही जो है डिलोकलाइज हो गया, समझ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। तो बेंजीन में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, कैसे होता है ध्यान रखना, समझ आ रहा है क्या बता रहे हैं, नोट करो, समझते हैं, सुनो ध्यान से। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो लिख लो एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख लो फटाफट, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख लो साथ ही साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल्स कौन कौन है भाई, तो पहले तुमको बता दी ओजोन, CO, ठीक है, और भी है H3O प्लस, है ना, NH4 प्लस, H2SO4, SO3, ध्यान रखना कैसे बनता है H2SO4, देखो H3O प्लस कैसे बनेगा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, एक हाइड्रोजन में क्या प्लस चार्ज है ना, तो प्लस है तो क्या करेगा, एक लोन ब्रिज को डोनेट कर देंगे, समझ में आया क्या गया ये H3O प्लस, ठीक है। वैसे ही NH4 प्लस, NH4 प्लस में क्या, 1 है 2 है 3 है और एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया। H प्लस मतलब क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, क्या करेगा, कोऑर्डिनेट, ये क्या बन गया NH4 प्लस। H2SO4 कैसा होता है, सल्फर है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या करेगा, डोनेट कर लेगा, क्या बन गया ये H2SO4। समझ में कैसे बना रहे हैं, तो देखो अगर कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, 2 शेयर करता है, शेयरिंग से ही बन जाएगा, लेकिन सल्फर का ऑक्टेट क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा, बट सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि वो d ऑर्बिटल खाली है उसका, बट फिर भी अगर बिना ऑक्टेट एक्सपेंड के मेरा काम अगर हो जा रहा है तो हम ऑक्टेट एक्सपेंड फालतू में नहीं करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, ये बन गया क्या तुम्हारा H2SO4। तो ये ऐसे तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल जो तुमको याद रखने कैसे होते हैं, क्या होते हैं। SO3 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एक दे दो इसको, समझ में आ रहा है। वैसे क्या करो, उसको भी दे दो, किसको, ऑक्सीजन को, बन जाएगा यहाँ। और एक एग्जाम्पल ले लो, क्या HNO3, नाइट्रिक एसिड में भी कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बना के देख लो, उसको नोट कर लो, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कागज से बना लो, कर लो नोट, डू इट फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है, और समझ लो कि ऐसा बॉन्ड है, अगर ये नहीं होता ना तो शायद हमारा ह्यूमन लाइफ ही पॉसिबल, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, स्पाइरल टाइप, घुमा होता है हेलिकल, उसमें कौन सा बॉन्ड है, वो जो हेलिकल से पैरेलल, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन में भी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो अगर डीएनए नहीं होता तो हम ही नहीं होते हैं ना, हम लोग ही नहीं होते। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, जिस कारण से प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए बनता है, बहुत कुछ बनता है। और ये कब पॉसिबल है, देखो ध्यान रखो, इसके लिए कंडीशन क्या है बाबू, अगर हाइड्रोजन मेरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पूरे टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद ये 3 एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर इन तीनों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छीनता है, और जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ये क्या है, डेल्टा माइनस, यहाँ क्या है, डेल्टा प्लस। तो ये जो डेल्टा प्लस इतना पावरफुल हो जाता है ना,
कि बगल में अगर कोई आइटम है जिसपे लोन पेयर रखा हुआ है, दिख रहा लोन पेयर, इसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये अट्रैक्शन से क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। कब ये कंडीशन क्या बोलो, क्या फुलफिल करना चाहिए, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, फ्लोरीन और न, तीन ही एटम है, अगर इन तीन से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तो वो मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल तुमको पता है वाटर, तो वाटर में स्ट्रक्चर क्या H2O है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो क्या बोलेंगे, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्या CH4 बना पाएगा, नहीं, इसीलिए क्या है बताया अभी हम, किस फॉर्म में रहता है ये, लिक्विड, ये क्या रहता है, गैस। क्यों लिक्विड, क्यों, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पकड़ पकड़ के रखा है, एकदम बिल्कुल चिपक के रखा हुआ है, और जब चिपक के रहेगा तो क्या होगा, फेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो गैस अगर चिपक जाए क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, इसलिए लिक्विड फॉर्म में होता है। और एक चीज और, अगर यही वाटर को अगर हम सॉलिडिफाई कर दें, सॉलिडिफाई करने से क्या बन जाता है, आइस। आइस में क्या होता है, और ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिस कारण से उसका शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल शेप बनता है, केज फॉर्म बन जाता है, और जब केज फॉर्म बनता है उसमें कुछ ना कुछ वॉइड्स बच जाते हैं, बीच में ना स्पेस जम जाता है। अब स्पेस अगर बीच में खाली आ गया, हवा आ गया, एयर आ गया, तो क्या होगा, उसका डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, वैक्यूम है तो अंदर में वैक्यूम है तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा, अगर हवा आ गया बीच में तो हल्का हो जाएगा ना, तो हल्का हो गया तो आइस क्या होगा, पानी में फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा, फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा बन जाता है, जिस कारण से बीच में क्या आता है, वैक्यूम आ जाता है, हवा आ जाता है, एयर आ जाता है, अब वो एयर से इसका डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। इसलिए सॉलिड फॉर्म में वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, फ्लोट करता है, लेकिन कोई सॉलिड को डूब जाना चाहिए ना, सॉलिड तो और कंडेंस हो गए, फिर भी क्या हो रही है, फ्लोट कर रहे। क्यों फ्लोट कर रहे, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड केज फॉर्म में बनता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस कारण से ये क्या करता है, आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। तो चलो फिलहाल तो हमारा टॉपिक कुछ और, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बने, देखो ध्यान से, फ्लोरीन है, दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या, डेल्टा प्लस, हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, फिर फ्लोरीन लगा हुआ है मान लो, ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसमें डेल्टा प्लस आएगा, इसमें डेल्टा माइनस आएगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, क्या डेल्टा प्लस और क्या डेल्टा माइनस, यहाँ भी लोन पे लगा हुआ है, क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। यहाँ पे देखो क्या क्या पकड़ लेते, ये सब जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कहलाता है इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते जाओ ऐसे, क्या करेगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ आएगा, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, लोन पे यहाँ लगा हुआ है, कौन पकड़ेगा, बॉन्ड बन गया। तो दिस इज हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स। और ध्यान रखना ये जो एंगल होता है ये अप्रोक्स 120 डिग्री के पास आता है, किसमें, HF में। सिमिलरली अगर वाटर की बात करें, वाटर भी देख लो, समझो वाटर का, वाटर में H2O है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा प्लस, यहाँ क्या आएगा, क्यों माइनस आ रहा है, फिर से बताओ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज छोटा है, इसका न्यूक्लियस पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहा है तो इधर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इधर क्या आएगा, प्लस चार्ज। फिर वाटर बगल में है, बहुत सारा मॉलिक्यूल, एक तो है नहीं, क्या है यहाँ पे, लोन पे छुपा हुआ है, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या, प्लस, क्या करेगा ये प्लस, क्या करेगा, लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कहलाएगा इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है। अब देखो तुमको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा है, समझना इसको। सब आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाया, चोकोबार खाया कि नहीं खाया है, तो जो चोकोबार खाता है, कप केक खाता है, तो उसमें तुम डंटी देखा है बीच में, डंटी किसका, प्लास्टिक का रहता है, लकड़ी का रहता है। जब प्लास्टिक का बन रहा है पैकेट, प्लास्टिक का बन रहा है रैपर, तो डंटी प्लास्टिक का कहीं नहीं बना रहा है, सोचा है कभी, प्लास्टिक तो सस्ता ही पड़ेगा, अवेलेबल भी है, लेकिन लकड़ी क्यों घुसा रहे हैं हर जगह उसमें, कहीं कोई ब्रांड का कभी खाया है लकड़ी की जगह प्लास्टिक घुसा बीच में, क्यों नहीं, आखिर क्या रीजन इसके पीछे, कभी सोचा नहीं है, नहीं सोचा, खा लिया अरे हाँ, क्या क्या दिक्कत होगा, प्लास्टिक में नॉन पोलर होता है, उसमें हाइड्रोजन, उसमें ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन, ना फ्लोरीन है। प्लास्टिक क्या है, पॉलीथीन वगैरह, वो नॉन पोलर है। लकड़ी किससे बनता है, बायो वाले स्टूडेंट बताओ, किससे लकड़ी बनता है,
सेल्यूलोज। क्या होता है वो? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज में क्या होता है? अल्कोहल, OH होता है। तो OH अगर है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है वहां पे। और पानी, आइसक्रीम में क्या है? वाटर तो होगा ही होगा, उसमें भी क्या वाटर है, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वहां वाटर और सेल्यूलोज में भी क्या? OH। दोनों क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स बना लेगी। स्ट्रॉन्ग फोर्स इतना बना लेगी, तुम जितना चाटना चाटते रहो, डूबेगा नहीं, टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? जब तक कि लास्ट खत्म नहीं हो जाती। तो यही बॉन्ड, यही फोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखे रहता है एंड तक, जब तक कि खत्म ना हो जाए। इसे लकड़ी का ही बनता है, लकड़ी का ही स्पून दिए जाते हैं, लकड़ी का ही डंटी होता है। प्लास्टिक का डंटी वहां काम करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया? क्यों बताए, कैसे बताएं? रीजन है, हर चीज के पीछे रीजन होता है। चलो, तो ये हो गया किसका बॉन्ड, किसके बीच हो गया? HF। ये किसके बीच हो गया? H2O। अब देखो ध्यान से, ये जो है दो टाइप का होता है बेटा। अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो टाइप के, कौन कौन से लिखिए। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। और दूसरा क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो स्कूल वगैरह में अगर कभी खेल उल होता है तो क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सुना? इंटर स्कूल मतलब क्या होता है? एक स्कूल के अंदर ही अंदर हो रहा है कि एक स्कूल का दूसरा स्कूल से? इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? एक स्कूल का दूसरे स्कूल से, दूसरे का तीसरे से, है ना? तो यहाँ पे जब इंटर स्कूल होगा तो इंटर, इंटर का मतलब क्या होगा? एक का दूसरे से। तो क्या बोलेंगे? अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बना रहा है, दूसरा तीसरे से बना रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? इंटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बन गया बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे उसको? इंट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट समझाएं, H2O क्या है बताओ? H2O अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, सब अलग अलग है। अब यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या था? लोन पेयर था। अट्रैक्ट किया कि नहीं किया? यहाँ प्लस था, यहाँ फिर से क्या था? लोन पेयर था। अट्रैक्ट किया कि नहीं किया? ये दोनों क्या कहेगा? इंटर के इंट्रा। क्या बोलेंगे इसको? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दो। लेकिन अगर एग्जांपल यहाँ पे एक और हम लेते हैं ऐसा, जैसे मान लो, इसका तुम लोगों का नाम पता नहीं होगा, समझा दे रहे हैं। ऐसा देखो, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? और फिनॉल बोलते हैं PHOH। व्यंजन के ऊपर OH लगा तो क्या बोलेंगे? फिनॉल। और ऊपर क्या लगा हुआ? नाइट्रो। तो जो बगल बगल, जो 11th में ध्यान रखो, इसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं इसको? बगल बगल वाले को। उसके बगल को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? नीचे को क्या बोलते हैं? पैरा। तो पैरा, पैर के पास क्या होगा? पैरा हो जाएगा। ध्यान रखना, इधर मेटा, ऊपर वाला ऑर्थो। अब देखो, इस मॉलिक्यूल में देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? चेक करो किससे जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो एक है कि नहीं है इसके पास? तो इसका डेल्टा माइनस बड़ा, इसका डेल्टा प्लस भी क्या बड़ा? इतना बड़ा होगा कि बगल में क्या दिख रहा है हमको? ऑक्सीजन। क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, क्या मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बन गया कि दूसरा को रिक्वायरमेंट पड़ा हमको? अंदर अंदर बन गया ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सुनो सुनो ध्यान से, क्या पूछ रहे हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में या किसी लिक्विड में किसी जगह पे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब फिर से बताओ? जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, हाँ, एक स्कूल दूसरे, एक मॉलिक्यूल दूसरे, दूसरे तीसरे को पकड़ते नेटवर्क बनेगा पूरा एकदम, बिल्कुल क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म तक ये फोर्स चल रहा है। अगर फोर्स लॉन्ग दूर तक चल रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास होगा कि दूर दूर होगा? पकड़ के खींच रहे हैं ना भाई सबको। तो यहाँ फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो गया है तो क्या होगा? क्या लगता है तुमको? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखे हैं सब, मतलब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, तो तुमको अगर कोई ठेलेगा आंधी ऊंधी में, तुम उड़ जाओगे क्या? पकड़ के रहेगा, तुम पकड़ के, तुम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ सब अकेले खड़ा है, अगर मान लो आंधी वांधी आ गए तो क्या उड़िया जाओगे? तो कब उड़ियाना आसान है? जब पकड़ के रखा है तब, जब पकड़ के नहीं रखा तब नहीं तब। तो क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो रहा है? पकड़ के रखा है दूसरे को, कोई मतलब है दूसरे से नहीं, अपने अपने मतलब रखा हुआ, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोलेंगे? इसका वोलेटिलिटी क्या होगा? वोलेटाइल समझते क्या होता है? वोलेटाइल मतलब जो थोड़ा सा हिट किए उड़ गया। कौन जल्दी उड़ेगा? दिस विल बी मोर वोलेटाइल। लेकिन ये क्या होगा? क्या होगा जी? कम वोलेटाइल। क्यों? क्या है? सब एक दूसरे को पकड़ के रखा, चेन रिएक्शन टाइप हो रखा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा इसका? कम या ज्यादा? डेंसिटी भी क्या? मेल्टिंग पॉइंट भी क्या? इसका सब क्या हो जाएगा?
वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन बाकी सब क्या कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम, मेल्टिंग पॉइंट भी कम, और क्या डेंसिटी भी क्या कम। लेकिन अगर मान लो ऑर्थो की जगह हम पैरा पे लगाते नाइट्रो को, तब क्या ये जुड़ पाता, इतना दूर जा पाता, मेटा पे जा पाता नहीं। तब इसको दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए था, ये चाहिए दूसरा, दूसरे को तीसरा चाहिए। तो उस केस में क्या करता है ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कब अगर पैरा लगाते हैं तब। ऑर्थो में कर पा रहे कि नहीं, ऑर्थो में बगल में तुरंत तुरंत चिपक गया, तो इसको क्या बोलेंगे इंट्रा। लेकिन यही अगर पैरा होता तो क्या होता इंटर। तो तुमसे कोई पूछा है, क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल या पैरा नाइट्रोफेनॉल। सोच के बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा का। क्यों, पैरा वाला में एक दूसरे से दूसरे तीसरे से जुड़ेगा, बट ऑर्थो वाले में क्या होगा एक ही में जुड़ जाएगा, अपने आप में जुड़ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, ऑर्थो का कि पैरा का, पैरा का। ये चीज ऑर्गेनिक में आएगा बेटा, कब 12th में फिनॉल जब पढ़ेंगे ना हेलोकेन्स, उसमें भी आता है ये चीज। तो ऑर्थो मतलब बगल में, कोई मतलब नहीं है उसको दूसरे से, लेकिन पैरा वाले में मतलब रखना पड़ेगा, अगला दूसरा तीसरा सबसे चिपका रहेगा। मेटा वाला भी क्या होगा, चिपक पाएगा यहाँ से, वो भी नहीं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है ऑर्थो में और पैरा, मेटा का क्वेश्चन नहीं आता। समझ में कैसे बता रहे हैं, चलो उसको फिर नोट करो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, फटाफट नोट करो। तो सबसे पहले अगर हम बोले स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या आएगा। तो मॉलिक्यूल मान लो दे रखा है H2O2, H2O, अल्कोहल क्या होता है ROH, है ना, अमोनिया, है ना, अमोनिया के बाद मान लो तुम्हारे पास क्या है CH4। तो खुद सोच के बताओ कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा आना चाहिए, कहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। और एक HF भी ले लो, तुम लोग को सबको ट्राई करना है। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा क्वेश्चन है, उसको सबको ट्राई करो। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में फिर से यही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन। तो क्या है, देखो डिफरेंस क्या समझा दे रहे हैं। डिफरेंस ये है, इस बार मेरे पास डेल्टा प्लस यहाँ है, यहाँ फ्लोरीन है, ये बॉन्ड बना। डेल्टा प्लस यहाँ है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये बॉन्ड बना। डेल्टा प्लस यहाँ है, यहाँ पे लोन पेयर है, बना। ठीक है, यहाँ भी डेल्टा प्लस है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ पर। तो बताना है कि ये ABCD 4 है, ये मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C, ये मान लो D। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए, ए लग रहा है ना। लेकिन ध्यान रखना, देखो गलती कहाँ बता, पढ़ाई समझ लो। ये अगर हम लोग सब इसको सॉल्व करने चाह रहे हैं, ABCDS लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, फिर क्या लग रहा है B, है नहीं लग रहा है ना, फिर D की C, D फिर C। देखो बता रहे क्या, इसको जो पहला फैक्टर होता है, फर्स्ट फैक्टर हमारा जो होगा वो है, ध्यान रखना क्या बता, इसमें जो हम लोग का सबसे पहला फैक्टर होने वाला है वो होता है डेल्टा प्लस चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पे जो चार्ज है वो कितना ज्यादा है, कैसा है वो, डेल्टा प्लस चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो तुम ये देखो कि भाई सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन की ऑक्सीजन, फ्लोरीन है ना। सबसे बड़ा प्लस कहाँ आएगा, यहीं आएगा, और छोटा वाला कहाँ आएगा, यहाँ छोटा छोटा आएगा। क्यों, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे यहीं पे आएगा, है ना। तो ये सबसे पावरफुल हुआ दोनों, और ये दोनों क्या होगा, कम पावरफुल हो गए। तो दो कैटेगरी बन, AOB और ये बन गया COD। अब हमको क्या करना है, लोन पे डोनेट करना है। तो लोन पे डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। इलेक्ट्रॉन देगा तब तो बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम है। क्यों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहेगा बेटा वो पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, वो देना चाहेगा ही नहीं। और जब ये नहीं देगा तो क्या बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है ये, तो ये क्या है लेस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कंजूसी करेगा देने, नहीं कंजूसी नहीं करेगा देने में। तो ये अगर अच्छे से डोनेट करेगा तो क्या बोलेंगे, इसका बॉन्ड क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, बढ़िया बनेगा। इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन हो, ए की बी? बी। बी के बाद फिर क्या आएगा, ए। अब इन दोनों में तुम खुद से बताओ उसी तरह से सोच के, दोनों का डेल्टा प्लस बराबर है। अब कौन देगा, फ्लोरीन की ऑक्सीजन? बोलो, ऑक्सीजन की फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो क्या आ गया आंसर, फिर क्या, जी। समझ में आया कैसे बता रहे हैं, ये जेई का पीवाई क्यू है। अच्छे समझ में आ जाए कैसे बता रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को समझ में पाता है, क्योंकि यहाँ हम इन जनरल बोलते हैं एचएफ एचएफ, सही बात है, लेकिन क्या एचएफ का एचएफ से और H2O का H2O से बोलते हैं, लेकिन यहाँ HF का H2O से बना रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। समझा क्या बता रहे हैं, अगर H2O H2O रहेगा तो वीक है, देखो इससे तो ये वीक ही है ना, ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर है, ऊपर वाला। अभी जस्ट पढ़े ना, इसके पहले जो एग्जांपल देखे हम लोग, क्या देखे यहाँ पे, H2O है और HF है, तो H2O वीकर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि H2O का H2O से कंपेयर कर रहा है, HF का HF से कंपेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ वाला जो एग्जाम्पल, इसमें डिफरेंस क्या है, HF में क्या है, HF तो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दे रहा, तो ज्यादा कौन देगा, ये दे देगा। समझ में क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन हो रहा है, तब क्या बोलते हो आप, नाइट्रोजन डोनेट, तो क्या करते, डेल्टा माइनस, यहाँ मान लो डेल्टा प्लस, तब क्या होता, तब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता, वो। क्यों, इस केस में नाइट्रोजन क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनेट पूरा अच्छे से करेगा, ये क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाता। समझ आ रहा है, चलिए हो गया, नोट कर लो। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द थ्योरीज नाउ, थ्योरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के क्या क्या थ्योरीज है वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो थ्योरी हमारा रहेगा, कौन सा है वो थ्योरी, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। तो नाम ही समझ में आ रहा है, लुईस, लुईस ऑक्टेट, तुम पढ़े हो बचपन में, 10th में पढ़ाया जाता है इसको। तो जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसी थ्योरी से बनते हैं। क्या बोलता है ये, हर एटम अपना जो है बॉन्डिंग करेगा, क्यों बॉन्ड बनाएगा, ताकि ये क्या कर ले, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, और ऑक्टेट पूरा करके क्या बन जाइए, स्टेबल हो जाए, ताकि नोबल गैस जो है माने जाते हैं क्या, स्टेबल माने जाते हैं। तो हर एलिमेंट चाहेगा कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर ले, ताकि वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो रीजन का सुनो ध्यान से। तो देखो हम लोग जो सबसे पहला थ्योरी पढ़े, क्या नाम है उसका, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई हर एटम जो है दूसरे एटम से जुड़ेगा, क्यों, ताकि क्या कर सके, वो अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा कर सके, सो दैट वो जैसे नोबल गैस बनेगा, नोबल गैस क्या देखा जाता है, स्टेबल होते हैं। तो अगर वो स्टेबल है तो हर एटम अगर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो वो भी क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। और सब कुछ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। जैसे मान लो अगर ये पेन है, तो पेन नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्या नहीं आता, यहीं कहीं रहता है, क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा तो इसका एनर्जी क्या घटेगा। अभी इतना mgh है ना, नीचे रहे कितना, जीरो हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, स्टेबल। एनर्जी ज्यादा है तो क्या, अनस्टेबल। तो यूनिवर्स में हर चीज क्या चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने में सब अपने आप होता है, इसलिए O2 मिलता है, हवा में O नहीं मिलता, क्या मिलता है, O2 मिलता है। क्यों, ताकि O2 के फॉर्म में उसका स्टेबिलिटी पूरा हो रहा है। तो वही बताया, O2 जब बनेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग करेगा, दोनों का ऑक्टेट पूरा होगा, नियॉन की जैसा बन जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड में ऑक्टेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर क्या बन गया, ड्यूप्लेट। तो हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम वगैरह क्या अपने ड्यूप्लेट पूरा करेंगे। लेकिन जो बड़े आइटम्स है वो क्या करेंगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और अनोक्टियम जैसा अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा लाइन से अगर हम बोले व्हाट इज लुईस ऑक्टेट थ्योरी, तो क्या बोलोगे, हर आइटम दूसरे आइटम से जुड़ता है, मॉलिक्यूल बनता है, सो दैट वो क्या कर सके, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर सके, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। बट इसकी काफी सारी खामियां, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स बोलते हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या बाबू, पहला ड्रॉबैक क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब कि ऐसे काफी मॉलिक्यूल्स मेरे पास आज हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। जैसे पहला है BeCl2, तुम देख सकते हो टोटल कितना, 2 इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग का कितना, 4 ही रहा। BF3, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 ही शेयरिंग किया, कितना आ गया, 6 आ गया। अल्युमिनियम में कितना, 1 2 3, 3 से कितना आ गया, वापस से 6 आ गया। तो ये भी क्या है, इसका ड्रॉबैक है, 6 होके ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी स्टेबल है कि नहीं, AlCl3 बहुत मिलता है, BF3 बहुत मिलता है। दूसरा क्या ड्रॉबैक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस, मतलब कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास आसपास हैं जिनके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन है, और ऑड नंबर कभी इवन हो सकता है क्या, नहीं, ऑक्टेट पूरा हो सकता है, ऑक्टेट इज एन इवन नंबर। और ये क्या ऑड है, तो ऑड स्पीसीज होने के बावजूद भी ये क्या है, एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में है, और ये क्या है, स्टेबल है। तो ये भी क्या बता रहा है कि भाई इसके बावजूद भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये लुईस थ्योरी को नहीं मान रहा है, ठीक है।
तीसरा जो है हम लोग जो पढ़ने आ रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट एक्सपेंशन कैसे हो रहा है भाई, उसके अकॉर्डिंग बोला सबका 8 होना चाहिए, अब क्या दिखा रहा 8 से ज्यादा तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में क्या देखते हैं हम लोग कि भाई जिसके पास ऐसे काफी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका क्या होता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना क्या मतलब सही है ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, नहीं है, वो तो बोल 8 होना चाहिए। लेकिन PCl5 SF6 ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल्स है जिनके क्या हो रहा है ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाते हैं, मतलब कि उसके पास 8 से इलेक्ट्रॉन देख लो ज्यादा हो रहा है, 5 मतलब शेयरिंग किया टोटल कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सल्फर में कितना SF6 में कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन भी है, स्टेबल है फिर भी, है ना। तो ये क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो समझो, फिर समझा रहे, क्लियरली समझा रहे हैं। तो जितने भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, कौन सा है सेकेंड में, कौन है सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, ये सब अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। लेकिन जैसे थर्ड पीरियड में आ गए, कौन थर्ड पीरियड बताओ, सोडियम मैग्नीशियम तो तुम्हारा मेटल है, इधर आ जाओ, क्या एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वगैरह, ये सबका क्या होता है, तुम अगर किसी का एग्जांपल जैसे फास्फोरस लो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, जेड कितना है फास्फोरस का, कितना है भाई 15 है ना, 15 में क्या है जेड, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया, नियॉन बन गया ये वाला। फिर क्या आएगा 3s2 15 है तो 3p3 आ गया, तो 3s2 3p है, लेकिन 3 में तो d भी होता है और d पूरा का पूरा क्या है खाली है। तो बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीट, या फिर कह लो क्या बोलेंगे इसको, जो वेकेंट है, क्या है ये वेकेंट है ना तुम्हारा, वेकेंट d ऑर्बिटल, ये क्या करेगा अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेता है। लेकिन इसके जस्ट ऊपर कौन था, नाइट्रोजन था, देख लो जस्ट ऊपर कौन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना है 7 ही होता है, क्या आएगा 1s2 2s2 2p3, तो 2s2 2p2 में क्या d होता है, होता ही नहीं है, क्या ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो क्या ध्यान रखना, क्या बोलेंगे क्लाइन में, जो थर्ड पीरियड है, कौन है जो थर्ड पीरियड है उसके नीचे वाले हैं, कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उन सबके कहां पे 6th एंड 7th पीरियड में, तो उनका F भी एम्प्टी रहेगा, F ऑर्बिटल भी एम्प्टी रहेगा। तो बिकॉज ऑफ देयर एम्प्टी ऑर्बिटल दे कैन क्या एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। तो कौन कर सकता है, सेकेंड पीरियड की थर्ड पीरियड, थर्ड। तो तुमसे कोई बोलेगा क्या ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा, क्या बोलोगे, नहीं। सल्फर करेगा, कर सकता है, सल्फर कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्या है उसके पास, क्या है भाई, उसका जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या है खाली है। तुम लोग को पता है ना ऑक्सीजन के नीचे कौन है सल्फर, फिर कौन सेलेनियम, टेलोडियम, फिर क्या पोलियम, तो ये सारे क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। पर्सन में क्या बता रहे हैं, लेकिन सेकंड पीरियड करेगा नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड ड्रॉबैक। और एक लास्ट ड्रॉबैक क्या है इसका, उसने क्या कहा कि हर एलिमेंट क्या चाहता है ऑक्टेट अपना पूरा करके नोबल गैस बनना चाहता है। अब होता क्या कि जो नोबल गैस ऑलरेडी बने हुए हैं, कौन कौन है नोबल गैस, हीलियम, आर्गन, फिर क्या बोलो, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, है ना, फिर क्या यूयू। तो रेडॉन तो तुम्हारा रेडियोएक्टिव होता है, ये तो होता ही नहीं है ना, बना दिया इसको, मिला है हीलियम, नियॉन, लेकिन क्या आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इन लोग का भी ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, फिर भी क्या दिख रहा है, ज़ेनॉन का कंपाउंड दिखता है बहुत सारा, XeO2, XeO2F2, XeF4, XeF2, है ना, XeF6, ऐसे काफी सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि मिलते हैं। और सिर्फ इसका नहीं, क्रिप्टॉन का भी मिलता है, KrF6 भी मिलता है, KrF2 भी मिलता है। तो ये ज़ेनॉन और कौन क्रिप्टॉन, दो ही एक मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, दो ही आइटम है जो मॉलिक्यूल बनाता है। अब ऑलरेडी अगर इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है तो क्या इसको बनाना चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू लुईस अगर ऑलरेडी खुश है, ऑलरेडी इसका पूरा है, तो उसको तो मॉलिक्यूल बनाना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ज़ेनॉन का, क्रिप्टॉन का ही मिल रहा है। तो ये इसका क्या एक्सेप्शन हो गया। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सेप्शन कुछ होता नहीं, तुमको समझना पड़ेगा। कोई क्या देखो सर, इसके भी रीजन क्या वो समझो। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, पावरफुल कौन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। और जैसे तुम नीचे हो तो साइज क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। इसमें एक सेल, इसमें कितना 2 सेल, इसमें कितना 3 सेल। जैसे नीचे होगे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ेगा तो तुम क्या हो रहे हो, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो कि पास जा रहे हो,
दूर जाओ तो xenon में जाओगे तो 1 2 3 4 5, कितना आगे xenon में 5 ऑर्बिट आगे, 1 2 3 4 5। तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है ना वो थोड़ा क्या होता है, न्यूक्लियस के पकड़ से दूर हो जाता है। अब जब दूर हो जाता है तो फ्लोरीन क्या है, बहुत पावरफुल है, वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के शेयर कर लेता है। ऑक्सीजन भी पावरफुल है, वो भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पकड़ के शेयर कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ बिगर साइज न्यूक्लियस का कंट्रोल थोड़ा ढीला हो जाता है, उतने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रख नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाता है। और जो सबसे ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एटम से कौन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, दूर वाले इलेक्ट्रॉन से भी क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। और जैसा शेयरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसको ध्यान रखना है, समझा दिए। क्या हो गया ये, कोई दिक्कत समझ लो। आई थिंक वाटर जो गिर रहने से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं, समझ में क्या बता रहे हैं, इसको नोट कर लो। लेट्स सी, इसमें आएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत, समझो, इसको समझा देते हैं। क्लियर है। तो ये टोटल 4 एक्सेप्शन, कौन कौन सा एक्सेप्शन, फिर से बताओ। फर्स्ट एक्सेप्शन कौन सा है, फर्स्ट एक्सेप्शन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा क्या है, और इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है, एक्सपेंशन ऑक्टेट कौन करेगा, थर्ड पीरियड एंड बिलो। सेकंड कर सकता है क्या, नहीं। और जो फोर्थ है वो क्या है, जो भी जस्ट पढ़े, नोबल गैसेस का ऑक्टेट पहले से पूरा है, तो उसको आइडियली अपना मॉलिक्यूल बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन कौन बना रहा है, क्रिप्टॉन और xenon बना पा रहा है, उसके काफी मॉलिक्यूल्स हमको मिल रहे हैं। क्यों मिले, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि जैसे नीचे जाएंगे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर हो तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जा रहा है, शेयर कर लिया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो जा रही है। बट रेडॉन क्यों नहीं करता, जो नीचे है वो तो और बड़ा है, तो रेडॉन क्यों नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। और अगर वो रेडियो एक्टिव है तो क्या बॉन्ड मॉलिक्यूल बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ध्यान रखना, जो बता दी, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, xenon है, और क्या है, रेडॉन। रेडियो एक्टिव इसलिए नहीं बना रहा है। और ये इतने छोटे हैं कि ये भी नहीं बना पा रहा है। छोटे मतलब क्या, न्यूक्लियस पकड़ के रखा है, ये बना पाएगा क्या, नहीं। बट इन दोनों में थोड़ा सा लूजली हेल्ड है, क्लाउड काफी दूर दूर तक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, बन जाएगा। तो टोटल 4 तुम्हारा ड्रॉबैक, और ऑक्टेट थ्योरी कंप्लीट। उसको अब इसके बाद हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। खत्म करो, नोट करो, ठीक है। तो अब हम पढ़ा रहे तुम लोगों को फॉर्मल चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सा चीज है। देखो फॉर्मल चार्ज क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे फेक, मतलब ये चार्ज एक्चुअल में नहीं है, क्या बन के दिखता है। मतलब हम क्या करते, इसका हेल्प क्या है, अगर हमें फॉर्मल चार्ज पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है, उनका 2-3 स्ट्रक्चर कोई बना के दिखा रहा है, लोएस्ट डॉट, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा, उनमें से सबसे स्टेबल कौन होगा, ये बताता है फॉर्मल चार्ज, है ना। जिसका फॉर्मल चार्ज मिनिमम होगा वही स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा, वही स्ट्रक्चर बनेगा, वही स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वही उसी तरह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो ये कैसे निकालते, उसका क्या फॉर्मूला, लिखो फटाफट फॉर्मल चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज इज गिवन बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर से माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जिसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख लेना, माइनस क्या करना, जो बॉन्ड नहीं बना रहा वो लिख लेना, माइनस हाफ ऑफ क्या, जो बॉन्ड बना चुके हैं उसको माइनस कर देना। और अगर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज, ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज अगर 0 आ रहा है ना, वो सबसे स्टेबल होगा, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, सबका जोड़ के। और फॉर्मल चार्ज किसका निकलता है, फॉर ईच एटम, फॉर ईच आइटम। अभी निकाल के दिखाते तुमको कैसे निकालेंगे, तुम लोग आगे भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट कर लो, छोटा हो रहा है, इतना होगा, छोड़ो, बढ़े आगे। देखो समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते, बाद में करना। देखो मान लो ओजोन है हमारा, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा था, ऐसा ही बन रहा था, देखे थे, एक कोऑर्डिनेट था, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3, ऐसा समझते हैं।
तो अगर हम फर्स्ट का ये O1 का निकालते हैं, बताओ क्या आएगा फॉर्मल चार्ज? कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो फिर से मिटा रहे 6 माइनस कितना बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है ना, हाँ, और कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, 4 बन रहा है, उसका हाफ कर दो, कितना आ गया, हाफ ऑफ 4 कितना आएगा, 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना, 0, कितना आया 0। चलो O2 का ट्राई करते, O2 का बनाओ, कितना है इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा, काउंट करो, कितना 2 2 देखो बनाया नहीं बॉन्ड, और कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6, कितना 6, हाफ करो 6 का, कितना आ गया वो, 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना 1, कितना आया 1। वैसे O3 का बनाओ, वापस से बताओ, खुद से बताओ क्या लिखेंगे, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितना बॉन्ड नहीं बनाया, 1 2 3 4 5 6 नहीं बना रहे, और कितना इसमें है जो शेयरिंग किया है बॉन्ड बन रहा है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन से बनना नहीं है, तो हाफ ऑफ 2 कर दो, कितना आ गया 6 माइनस 6 माइनस 1 कितना -1। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज तीनों का ऐड करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ 1 + 2 + 3 क्या आएगा, 0 है ना, पहले 0 आया था, पहले 0 था ना अपने पास, 0 उसके बाद कितना 0 प्लस उसका कितना आया 1, ऐसा कितना आया, कितना टोटल, फॉर्मल चार्ज 0 का मतलब ये क्या है, सही स्ट्रक्चर है, बनेगा भी, और ओजोन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, ओजोन के ऊपर चार्ज कितना है 0 ही है, तो यही क्या है इसका फॉर्मल या इमेजिनरी, क्या बोलेंगे इसको, इमेजिनरी है या फिर क्या है, एक फेक है, दिस इज द फेक चार्ज और फॉर्मल चार्ज, इसी को निकालना होता है। क्या फायदा इसको निकालने का, हर मॉलिक्यूल के हर एटम का निकालो, ऐड कर दो, अगर ऐड करने पे वही आ रहा है जो इसके ऊपर चार्ज है तो सही है, और अगर 0 आ रहा है तो वही स्ट्रक्चर क्या होगा, सही माना जाएगा। अगर तुम इसका कोई और स्ट्रक्चर बनाते हो, सर की नहीं ऐसे कर दीजिए, ये भी तो बन जाएगा, तुम उसका फॉर्मल चार्ज निकाल दो, अगर फॉर्मल चार्ज का वैल्यू 1 आ गया या फिर कुछ और आ गया मतलब गलत हो रहा है, 0 आएगा तो सबसे मिनिमम आ रहा है वो सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए सही से, ओके।